हेलो दोस्तों, आप सबों का इस चैनल में स्वागत है। और आज बात करेंगे क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 1 से। जो आपने पिछले वीडियो में देखा कि पदार्थ का अवस्था क्या क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो आज बात करेंगे उससे आगे क्या क्या है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट नंबर 1, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। ऐसे तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है। तो यहाँ उदाहरण के लिए लेंगे जल। तो यहाँ देखेंगे जल क्या अपनी अवस्था को बदल सकता है या नहीं। तो यहाँ पे होगा जल अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो कैसे? तो यहाँ पर हम ठोस, द्रव और गैस के अवस्था को बदल कर देखेंगे। तो उदाहरण के लिए लेंगे जल। जल किस किस रूप में बदल सकती है, मतलब जल किस रूप में बदल सकती है। तो ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में पानी या जल और गैस के रूप में जलवाष्प। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था बदलने से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ठोस का तापमान बढ़ने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। ऊर्जा ग्रहण करके कण अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। अंत में एक अवस्था ऐसी भी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। इसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के समधारक को दर्शाता है। तो यहां पर हम देखेंगे बर्फ का गलनांक 273.16 के है। तो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संगलन भी कहते हैं। सभी ठोसों के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। तो यहां पर 273.16 के क्या होता है, तो यहां पे जानेंगे। यहां पर होगा तापमान का अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक केल्विन के है, जो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 के होता है। तापमान की माप को केल्विन के से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए गए तापमान से 273.16 घटाया जाता है और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए तापमान को 273 से जोड़ा जाता है। तो यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 300 के तापमान को सेल्सियस में बदलें। यहां क्वेश्चन है कि 300 के तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो यहां पे देखेंगे केल्विन को सेल्सियस में बदलें। तो यहां पर लेंगे सेल्सियस बराबर के माइनस 273। तो यहां पर के क्या होगा, केल्विन, तो बराबर देंगे। तो यहां पर के का मान कितना है, 300 माइनस 273, इसको माइनस कर देंगे तो यहां पर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर सेल्सियस बराबर 27 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जल में ऊष्मीय ऊर्जा देने पर इसके कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी अधिक ऊर्जा आ जाती है कि अपने बीच के आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाती है। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहां पे देखेंगे ठोस, द्रव और गैस, जो तो ऊपर दिया है उष्मा और नीचे दिया है शीतल। तो उष्मा का मतलब है गर्म और शीतल का मतलब है ठंडा। जैसे जैसे जिधर एरो दिया है उधर उष्मीय मतलब गर्म हो रही है और जिधर शीतल दिया है उधर ठंडा हो रहा है। हमने देखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और उष्मा देने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में और वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं।
तो यहां पर एक चित्र के माध्यम से जानेंगे। थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड या कपूर लेंगे और इसे पीसकर चीनी की प्याली यानी कप में डालेंगे। इस कप के ऊपर एक कीप मतलब कि एक ढक्कन को उल्टा करके रख देंगे। इस ढक्कन के ऊपर सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख देंगे और जैसा कि चित्र में दिया है। तो यहां पे देखेंगे पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और वापस ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वपतन कहलाती है। तापमान घटने तथा दाब के बढ़ने से गैस द्रव अवस्था में बदल सकती है। यहां पर एक पदार्थ को लेंगे जो CO2 जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसे उच्च दाब पर रखा जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ यानी डेरी आइस कहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तापमान और दाब पर निर्भर करती है। तो यहां पे एक बात का जिक्र हुआ था, एक एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? तो यहां पे होगा एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक मतलब पास्कल है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 2, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चलो देखते हैं वाष्पीकरण क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। वाष्पीकरण का मतलब जल का वाष्प हो जाना। जब जल को खुली अवस्था में रखने पर धीरे वाष्पित हो जाता है या धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है, गीले कपड़े सूख जाते हैं, पदार्थ हमेशा गति करते रहते हैं, एक निश्चित ताप पर ठोस, द्रव या गैस के कणों में अलग अलग मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। कुछ द्रव्यों के सतह पर स्थित कणों के कई अंशों में इतनी अधिक गतिज ऊर्जा होती है कि वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाती है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाती है। तो यहां पे और एक पॉइंट देखेंगे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है उसको जानेंगे। नंबर 1, सतह क्षेत्र के बढ़ने पर। तो इसके कुछ डिटेल जान लेते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होती है। सतही क्षेत्र बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें फैला दिया जाता है। तो दूसरा देखेंगे, तापमान में वृद्धि होने पर। तो यहां पे होगा तापमान में वृद्धि होने पर अधिक कणों का पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है और वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट देखेंगे, आर्द्रता में कमी आने पर। तो यहां पे देखेंगे वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में स्थित जलवाष्प की मात्रा भी निश्चित होती है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से अधिक हो जाती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो अगला देखेंगे, वायु की गति में वृद्धि होने पर। तो अगला देखेंगे वायु की गति में वृद्धि होने पर। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तेज वायु में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वायु की तेजी के कारण जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा
घट जाती है। तो आज का वीडियो यहीं तक है और अगले वीडियो में मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे स्टडी मास्टर यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।